हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप आप सबका रिवीजन फुल स्विंग में चल रहा है। बाय द वे, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल दोस कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग देयर सीएफए लेवल 1 इन February 2024 एंड वो सारे मई 2024 के कैंडिडेट्स जिनका फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, इकोनॉमिक्स, डेरिवेटिव्स, कॉर्पोरेट इशूअर काफी पहले हो चुका है और अभी थोड़ा सा टच छूटने की वजह से एक बोलते हैं ना, एक पिकअप या किक स्टार्ट नहीं मिल पा रहे हैं। वेब के लिए तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ रिदम सेटिंग वीडियो, और मे कैंडिडेट्स के लिए भी एक अ, जरिया बन जाएगा कि आप सब्जेक्ट को पिक करना स्टार्ट कर दें। मैं ये सोच रहा था कि किस पे वीडियो लाएं जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाए एंड यू स्टार्ट पिकिंग अप द सब्जेक्ट। तो एक टॉपिक है क्यूएम में, लर्निंग मॉड्यूल 2, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस। वह एक्चुअली क्यूएम का टॉपिक है ही नहीं। वो चैप्टर में वो सारे सब्जेक्ट जिनका अभी मैंने नाम लिया, कुछ क्वेश्चंस डेरिवेटिव्स के, कुछ इकोनॉमिक्स के, कुछ फिक्स्ड इनकम के, कुछ इक्विटी के एंड कुछ कॉर्पोरेट इशूअर के, वो सारे सब्जेक्ट्स के सम्स को इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है। तो लास्ट में टुवर्ड्स द एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ना यू विल फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स। तो एक बार वो करा देता हूं जिससे कि आपका रिविजन भी हो जाएगा, प्लस यू विल स्टार्ट पिकिंग अप द सब्जेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट दैट। ठीक है, चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। ये क्यूएम का लर्निंग मॉड्यूल 2, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस। एज सच क्यूएम का टॉपिक नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट अ सेकेंड। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ग्रुपो इशूड अ 10 year कॉर्पोरेट बॉन्ड 2 years अगो। ये लैंग्वेज फिक्स्ड इनकम का लैंग्वेज है। एक कंपनी ने 10 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किया 2 years अगो। बाय द वे, इतना लाइन पढ़ के प्लीज गेस करना कि टाइम लेफ्ट कितना है अभी। कैन आई से 8 years? 2 साल पहले 10 साल का बॉन्ड इशू किया था, तो आज तो 8 साल बचे हैं ना बॉन्ड के। और बॉन्ड वैल्यू कैसे करते हैं हम? सारे के सारे जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसको पुल करते हैं। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सर कितने कैश फ्लोज आगे हैं। 8 years, 8 कैश फ्लोज अगर एनुअल बेसिस पे बोलूं तो ये है 0 पॉइंट ऑफ टाइम, ये है 2। यहां से 2 से लेके 10, 8 ही तो है, राइट? द बॉन्ड्स पे एन एनुअलाइज्ड कूपन ऑफ 10.7% ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस। ठीक है, सेमी एनुअल कूपन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स्ड इनकम का सम है। एंड द करंट एनुअलाइज्ड वाईटीएम इज 11.6%। ओके, the current price of Grupo's bond is, bond valuation, typical sum, easiest sum in fixed income। तो चलो कैलसी के स्ट्रोक्स बोल दो। फ्यूचर वैल्यू 100, एन कितना? सर सेमी एनुअल कूपन है तो एक साल में 2 बार, तो 8 साल में कितना? 16। जो भी कैश फ्लोज खड़े हैं, बाय द वे, कैश फ्लो कितना खड़ा हुआ है हर 6 मंथ में, वो आपके पीएमटी में आ जाएगा। सब फेस, जो फेस वैल्यू है उस पे कूपन रेट कितना है? 10.7%। ये तो सर साल का हो गया, लेकिन कूपन तो 6 6 महीने में मिल रहा है। इंटू 6/12, दिस इज कमिंग टू 10.7, 6/12, 5.35। हमने कैलसी को कैश फ्लोज दे दिया, फ्यूचर वैल्यू दे दिया, एन दे दिया। क्या रेट से पुल करेंगे? वो आई बाई वाई में आएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ आई बाई वाई। वाईटीएम कितना दे के रखा हुआ है? 11.6, लेकिन भूलना मत 11.6 साल का है। सिंस कैश फ्लो 6 6 महीने में है तो पुल करने वाला रेट भी 6 6 महीने वाला होना चाहिए। 11.6 डिवाइड बाई 2, 5.8। बस, एंड देन व्हाट? सीपीटीपीवी। चलो करते हैं। 100 FV, 16N, 5.8 आई बाई वाई, 5.35 PMT, CPT PV।
It is coming to 95.389 something. तो 95.39 is the what price of the bond. तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये फिक्स्ड इनकम का है. क्वेश्चन नंबर 2. Gray Pebble Real Estate seeks a fully amortizing fixed rate 5-year mortgage loan. Again, a typical sum of fixed income, जहाँ पे हम लोग fully amortizing bond, partly amortizing bond को डिस्कस करते हैं. By the way, what do you mean by fully amortizing bond? एक ऐसा बॉन्ड जिसमें आपको जो कैश फ्लोज मिलेगा ना, उसके अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट भी रहेगा और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी रहेगा. ऐसे नहीं समझना है तो अलग तरीके से समझ लो. आप लोन लेते हो बैंक से, लोन को आप ईएमआई देते हो, वो ईएमआई में तो दो पोर्शन रहता है ना, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट. ऐसे टाइप को कहते हैं हम लोग फुल्ली अमोर्टाइजिंग बॉन्ड. तो क्या बोल रहे हैं, 6 फुल्ली अमोर्टाइजिंग फिक्स्ड रेट 5-year मॉर्गेज. तो आप समझो 5 साल का बॉन्ड to finance 75% of the purchase price of the residential building that cost New Zealand dollar 5 million. तो सबसे पहला आप बोलो लोन अमाउंट कितने का है. लोन अमाउंट इट इज 5 million into 75%. 3.75 million का लोन है, आज लिया. इसको आप कैलसी में डाल दो पीवी. ऑब्वियसली आज मैंने लोन, मेरे को आया प्रेजेंट वैल्यू 3.75 पीवी. प्लस माइनस मत करना, राइट. प्लस माइनस तो तब करते हैं जब पैसा जा रहा होता है. लोन लिया तो पैसा आया ना, तो 3.75 पीवी. ओके. द एनुअल मॉर्गेज रेट इज 4.8%. इंटरेस्ट रेट देके रखा है. द मंथली पेमेंट, ईएमआई पूछ रहा है कितना होगा और मंथली बेसिस पे पूछ रहा है. तो 5 साल मतलब कहने से 60 मंथ्स, तो 60 आपका आ जाएगा एन में, क्योंकि मेरे को मंथली बेसिस पे कैश फ्लोज निकालना है ना, तो एन को भी मंथ के हिसाब से लेना पड़ेगा. टोटल मंथ्स 60. आई बाई वाई कितना होगा, 4.8% तो साल का है, तो 4.8 डिवाइड बाय व्हाट, 12, 0.4%. अब देखो सारा चीज मंथ में आया कि नहीं. 3.75 का मैंने लोन लिया, हर मंथ मेरे को ईएमआई देना है 5 साल तक, मतलब 60 मंथ्स, 0.4% के हिसाब से. तो सर मेरा ईएमआई कितना होगा, यहाँ पे अपने को ढूंढना है सीपीटी पीएमटी कितना. चलो कैलसी में डालते हैं. 3.75 पीवी 60 n 0.4 आई बाई वाई. इसके पहले वाले सम में आपने एफवी 100 डाला था ना, उसको 0 कर दीजिए प्लीज, कुछ एफवी में नहीं रहेगा. एंड देन सीपीटी पीएमटी करना. इट इज कमिंग टू 0.07042, राइट, क्योंकि मैंने 3.75 के हिसाब से लिया है. सर माइनस में आएगा ही ना, क्योंकि ईएमआई तो जाएगा ना आपके घर से, राइट. तो माइनस को प्लस माइनस कर दो, पॉजिटिव कर दो, एंड इनटू 1 मिलियन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल कम अराउंड, कर देते हैं 1 मिलियन है कि कितना है, हाँ मिलियंस में 7424 ए. समझा आपको. लोन अमाउंट पीवी एन आई बाई वाई सीपीटी पीएमटी, वो डेसिमल्स में आएगा, उसको इनटू करना 1 मिलियन, क्योंकि आपने तो इन मिलियंस लिया ना कैलसी में. या तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो पूरा 3.75 प्रॉपर मिलियंस में ले लो, इनटू 1 मिलियन मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है. वरना जो भी आंसर आएगा फाइनल, उसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लेना. तो 2 का ए. तो ये भी फिक्स्ड इनकम का है. 3. The company pays an annual dividend to its shareholders and its most recent dividend was Canadian dollars 2.4. ऐसे सम्स हम लोग इक्विटी में करते हैं. इक्विटी वैल्यूएशन में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जहां पे रीसेंट डिविडेंड होता है, फिर अपने को एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालना पड़ता है. एंड आज का शेयर प्राइस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू. तो पीछे में क्या डिविडेंड हुआ उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को एक्सपेक्टेड डिविडेंड से मतलब है. तो ऐसा जो स्टेटमेंट होता है ना, द कंपनीज मोस्ट रिसेंट डिविडेंड, ये सब पास्ट के डिविडेंड है. इसको हम लोग डिनोट करते हैं D0 से. तो यहाँ पे D0 2.4 है, राइट. Analysts following the company expect that the company's dividend to grow at a constant rate of 3% per year in perpetuity.
टिपिकल सम ऑफ गॉर्डन ग्रोथ मॉडल या फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जहां पे हम लोग जहां से डिविडेंड ग्रो होता है परपेचुइटी, वहीं से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं dn बाई आर ई माइनस जी। अगर पहले साल से डिविडेंड परपेचुइटी, इनफैक्ट पहले साल से अगर डिविडेंड कांस्टेंट रेट से ग्रो हो रहा है टिल परपेचुइटी, तो फॉर्मूला लगेगा d1 बाई आर ई माइनस जी। नहीं नहीं सर, पहले साल से नहीं हो रहा है, 5वें साल से हो रहा है कांस्टेंट रेट से ग्रो टिल परपेचुइटी, तो फॉर्मूला लगेगा 5th ईयर से d5 बाई आर ई माइनस जी। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन में क्लियर कट कह रहा है कि एनालिस्ट फॉलोइंग द कंपनी एक्सपेक्ट द कंपनीज डिविडेंड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3% पर ईयर इन परपेचुइटी। मतलब फर्स्ट ईयर से ही हो रहा है। लास्ट ईयर रिसेंटली 2.40 का डिविडेंड था, नेक्स्ट ईयर 3% से डिविडेंड्स ग्रो हो रहा है टिल परपेचुइटी। तो सर फॉर्मूला क्या होगा, d1 बाई आर ई माइनस जी। सो प्राइस और IV0 इंट्रिंसिक वैल्यू d1 बाई आर ई माइनस जी। सर d1 कैसे निकलता है, d0 प्लस ग्रोथ। लेटेस्ट डिविडेंड क्या था 2.40, उसमें 3% ना, डिवाइड बाय आर ई माइनस जी। आर ई कितना है 8% माइनस 3%, तो कितना होगा एक्चुअली 2.40 इंटू 1.03। कहने से ये फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है डिवाइडेड बाय 5%। 49.44, तो इट इज व्हाट बी। बाय द वे वो सारे कैंडिडेट्स को नहीं देखना है जिनका ये सारा सब्जेक्ट्स नहीं हुआ है और जिनका अटेम्प्ट अगस्त नवंबर में है और कुछ भी इक्विटी वगैरह नहीं हुआ है। मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्ट में बोल दिया कि ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है। तो ये समझा आपको, डिविडेंड डिस्काउंट d1 बाय आर ई माइनस जी, अ सिंपल वैल्यूएशन। दिस इज रिलेटिंग टू इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यूड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, बट जस्ट चेंज कर दिया है थोड़ा स्ट्रक्चर। Suppose the company announces that it expects a significant cash flow growth over the next 3 years and now plans to increase its recent Canadian dollar 2.4 dividend by 10% in each of the next 3 years. Okay. Following the 10% growth period, the company is expected to grow its annual dividend by a constant 3% indefinitely. ये वाले केस में कांस्टेंट ग्रोथ कहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो रहा है कि फोर्थ ईयर से? सो फोर्थ ईयर से। पहले 3 साल तो कंपनी डिविडेंड को 10% 10% 10% ग्रो कर रहा है, एंड 3 साल के बाद मतलब चौथे साल से 3% ग्रो होगा टिल परपेचुइटी, राइट। तो आप अगर ध्यान से विजुअलाइज करोगे तो क्या हो रहा है, ये 0th पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे है डिविडेंड 2.4, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर डिविडेंड ग्रो होगा 10% से। तो फर्स्ट ईयर 2.4 इंटू 1.10, 2.64। फिर सेकेंड ईयर इसका 10%, 1.10, ये आ जाएगा आपका 2.90। फिर थर्ड ईयर इसका 10%, ये आ जाएगा आपका 3.19। और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड से डिविडेंड क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से ग्रो हो रहा है। मैंने क्या बोला था, जिस भी साल से कांस्टेंट रेट से ग्रो होता है डिविडेंड, आप वहीं से फॉर्मूला लगाओगे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का। तो कहना इससे हम लोग यहाँ से फोर्थ ईयर से, जो 4 है, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे सर d4 बाई आर ई माइनस जी। जब d4 बाई आर ई माइनस जी करेंगे तो वैल्यू कहां पे आएगा, अगर नहीं समझा तो इसके पहले वाले सम में d1 बाई आर ई माइनस जी करे तो वैल्यू आया था आज 0 पे, देख लो 0 पे। तो सर d4 बाय आर ई माइनस जी करेंगे तो सब वैल्यू कहां पे आएगा, 3 पे आएगा। तो इसका वैल्यू है यहाँ पे आएगा 3 पे, और उसको हम लोग कहेंगे P3। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। d4 कैसे निकालेंगे सर, d3 प्लस 3% कर देंगे ऑब्वियसली। फोर्थ ईयर का डिविडेंड इज नथिंग बट थर्ड ईयर का डिविडेंड प्लस ग्रोथ। तो बोलो थर्ड ईयर का डिविडेंड कितना, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड से क्या रेट से ग्रो हो रहा है डिविडेंड, 3% इंटू 1.03। आर ई कितना है 8% माइनस 5%, सॉरी
ग्रोथ रेट कितना है 3% ना, 8% माइनस 3%, तो 3.19 इंटू 1.03 डिवाइड बाई 5%, 65.71, ये आपका P3 है। अपने को वैल्यूएशन जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में चाहिए, शेयर वैल्यूएशन, तो आपके आंखों के सामने क्या क्या कैश फ्लो है। कैश फ्लो 1 2.64, कैश फ्लो 2 2.90 एंड कैश फ्लो 3.19 का डिविडेंड खड़ा है सर, प्लस 65.71 का प्राइस खड़ा है। अब इसको कैश फ्लो मोड में डालेंगे एंड देन डिस्काउंट करना तो आपको आता ही है, कैसे करेंगे। चलो, सेकेंड कैश फ्लो मोड, 1 में कितना है 2.64, 2 में कितना है 2.90, 3 में क्या होगा 3.19 प्लस 65.71, एंटर। कैश फ्लो को फीड कर दिया। अब ये सारे कैश फ्लो को पुल करना है तो एनपीवी बटन में जाएंगे। एनपीवी क्या रेट से पुल करेंगे सर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि कितना है 8, एंड देन डाउन एरो एनपीवी कंप्यूट, तो इट इज कमिंग टू कितना आ रही है 59.62 समथिंग, तो 59.62 समथिंग, तो सी लग रहा है, सी। एक बार चेक कर ले ऑफिस से। 2.64, 2.9 एंड ठीक है 59.62 समथिंग, तो 59.71 क्लोजेस्ट, तो सी लग रहा है। एग्जैक्ट क्यों नहीं आया 71 में वो देख रहा हूँ, अभी मालूम पड़ जाएगा कुछ हमने मिस आउट कर दिया है क्या। 10% ग्रोथ पीरियड 3 साल, 0.4 इंटू 1.1, 2.64 इंटू 1.10, 2.90 इंटू 1.10, 3.19 इंटू 1.03 डिवाइड बाय 8% माइनस 3%, 65.71, 68 पॉइंट समथिंग, ठीक है 59.71 आंसर। इट्स जस्ट दैट मैंने दो दो डेसिमल में लेके किया है, इसीलिए शायद मैच नहीं हो रहा है, राइट। बट 59.6261 इज क्लोजेस्ट टू 59.71। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। आई कुड हैव टेकन 4 डेसिमल 5 डेसिमल तो मैच हो जाता, बट मैंने 2 डेसिमल में स्ट्रिक्ट कर दिया, राइट। लेकिन आपको करने आना चाहिए, वो कह रहा है कि सर अगर शुरू के साल कांस्टेंट ग्रोथ रेट नहीं है एंड बाद में कांस्टेंट ग्रोथ रेट है तो करेंगे कैसे। तो कुछ नहीं, कैश फ्लो शुरू के साल निकाल दीजिए, जहां से कांस्टेंट ग्रोथ रेट स्टार्ट हो रहा है वहां से आप फॉर्मूला लगा लीजिए, एंड देन सारे के सारे कैश फ्लोस को कैश फ्लो मोड में फीड कीजिए एंड देन एनपीवी कंप्यूट कीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर अ स्विस कॉन्फेडरेशन जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड आ गया। बाय द वे ऊपर वाला क्वेश्चन भी इक्विटी से रिलेटेड था, हाँ। कंसिडर अ स्विस कॉन्फेडरेशन जीरो कूपन बॉन्ड विद अ पार वैल्यू ऑफ स्विस फ्रैंक 100। एक जीरो कूपन बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 100 है। सिंस जीरो कूपन बॉन्ड है तो वो इंटरेस्ट देगा नहीं। अ रिमेनिंग टाइम टू मेच्योरिटी ऑफ 12 years एंड अ प्राइस ऑफ 89 टुडे। आज 89 पे मिल रहा है, 12 साल के बाद आपको 100 रुपए मिलेगा। इन 3 years टाइम द बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्राइस ऑफ 95.25, ओके। इफ परचेज टुडे द बॉन्ड्स एक्सपेक्टेड एनुअलाइज्ड रिटर्न इज क्लोजेस्ट टू। इससे सिंपल सम क्या हो सकता है, पूरा स्टोरी बनाया और एंड में ये बोल रहा है कि देख भाई, एक जीरो कूपन बॉन्ड है जिसका आज प्राइस कितना चल रहा है 89 चल रहा है। अगर आप आज इस बॉन्ड को खरीदोगे तो 89 जाएगा,
एंड सपोज यू एक्सपेक्ट टू सेल इट आफ्टर 3 years, तो 3 साल के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना प्राइस आपको मिले? 95.25। अगर ऐसा ही हुआ तो ऑन एन एवरेज आप हर साल क्या रिटर्न अर्न करोगे? सो सिंपल, 89 आज घर से जा रहा है, प्लस माइनस पीवी 95.25 मिलेगा 3 साल के बाद, ये क्या हो जाएगा? एफवी। एन क्या हो जाएगा? 3। क्या पीएमटी कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा सर, जीरो कूपन बॉन्ड है तो पीएमटी हो जाएगा 0। देन वी नीड टू कंप्यूट सीपीटी आई बाय वाई। लेट्स डू इट। 89 प्लस माइनस पीवी 95.25 एफवी 3 एन 0 पीएमटी सीपीटी आई बाय वाई 2.288 something, that is 2.29%. C is it fixed income का sum? क्वेश्चन नंबर 6 अगेन मेरे को फिक्स्ड इनकम का ही लग रहा है। ग्रुपो इशूड 10 year कॉर्पोरेट बॉन्ड 4 years ago। जब भी ऐसा लैंग्वेज बोल रहे हैं तो कुछ नहीं, आप बोल रहे हैं कि आप 4th year के एंड में खड़े हो। अब बॉन्ड का कितना टाइम पीरियड बाकी है? 6 साल। तो सारे के सारे कैश फ्लोज 6 साल, मतलब 6 साल के कैश फ्लोज को पुल करना है। अगर एनुअल रहा तो n 6 कर देंगे, अगर सेमी एनुअल रहा तो 6 into 2 n क्या कर देंगे? 12। लेट्स सी। द बॉन्ड पेज एन एनुअलाइज्ड कूपन ऑफ 10.7% ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस। आ गया, मतलब 12 कैश फ्लोज 6 into 2 ना। एंड द करंट प्राइस दे दिया है, करंट प्राइस दे दिया है, एफवी दे दिया है, पीएमटी दे दिया है। अपने को क्या पूछेगा? वाईटीएम। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, कैल्सी में पीवी भरना है, पीएमटी भरना है, एफवी भरना है, एन भरना है, एंड देन सीपीटी आई बाय वाई, और टिपिकल सम ऑफ फिक्स्ड इनकम। होप याद आ रहा होगा फिफ्थ कैंडिडेट्स को। चलो कैल्सी के स्ट्रोक्स बता देते हैं। तो सब प्लस माइनस कितना चल रहा है? 97.50 पीवी 100 एफवी 6 into 2 12 एन पीएमटी कितना होगा भाई? द सर 100 इंटू 10.7%, ये तो साल का है, इंटू 6/12। एंड देन अपने को करना है सीपीटी आई बाय वाई। चलो 100 एफ वी 97.50 प्लस माइनस पीवी 12 एन 100 इंटू 10.7% इंटू 6/12 पीएमटी एंड देन सीपीटी आई बाय वाई। ये जो आया ना आपका 5.64%, ये आंसर नहीं है। दिस 5.64 इज फॉर द 6 months ना। अगर 6 महीने का कैश फ्लोज में फीड कर रहा हूँ तो याद है हम लोग आई बाय वाई 6 महीने का डालते हैं। लेकिन अगर मैं उल्टा, मतलब मेरे को अगर आई बाय वाई निकालना है, 6 महीने का कैश फ्लो डाला मैंने, एन डाल दिया, पीवी डाल दिया, एफ भी डाल दिया, तो जो आई बाय वाई आएगा वो भी तो 6 महीने का होगा। अरे जैसा जैसा कैश फ्लो वैसा वैसा पुलिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट। तो दिस इज फॉर 6 month, मेरे को तो साल का चाहिए, इंटू 2 करना पड़ेगा आपको। 11.28 समथिंग, ऑप्शन व्हाट? ए। ये कॉमन मिस्टेक होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स है, वो कैल्शियम में फीड करेंगे, सीपीटी आई बाय 5.64 आएगा, उसी को टिक कर देंगे। वो बात अलग है कि इसमें ऑप्शन में कहीं पे भी 5.64 नहीं बोला है, बट प्लीज रिमेंबर दिस 5.64 इज फॉर 6 months, आई नीड फॉर 12, तो इंटू 2, राइट। होप आपको 6 मंथ समझा। सर कैश फ्लो 6 महीने के हैं तो डिस्काउंटिंग रेट भी 6 महीने वाला ही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, द कंपनी स्टॉक ट्रेड्स एट, प्राइस दे दिया है 60। द कंपनी पेज एन एनुअल डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर एंड इट्स मोस्ट रिसेंट डिविडेंड D0 2.4, अभी जस्ट दिया है 2.4, occurred yesterday. Analysts following the company expect the company's dividend to grow at a constant rate of 3% per year. Growth rate दे दिया है। The company's required return is, again ये इक्विटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इक्विटी टॉपिक में हम लोग करते हैं ई आर बोलो इज इक्वल टू, ई आर का फॉर्मूला इज D1/P0 प्लस जी, राइट। ई आर और आर ई अज्यूमिंग इक्विलिब्रियम है, राइट।
तो फॉर्मूला होता था D1 by P0 plus G। तो प्लीज आप बोलिए D1 कितना होगा। कहने से 2.40 तो D0 है, D1 होगा 2.40 इंटू 1.03। प्राइस कितना है, प्राइस देके रखा है 60, प्लस ग्रोथ कितना है 3%। सब मेरे को ये वाला फॉर्मूला नहीं समझ रहा है तो आप ऐसे लगा लो। याद है P0 का फॉर्मूला क्या होता था, D1 by RE माइनस जी। आपको P0 देके रखा है 60, D1 आप निकालोगे 2.40 इंटू 1.03। आपको RE ढूंढना है, नहीं पता, ग्रोथ आपको देके रखा है 3%, इसी को आप इंटरचेंज करोगे ना तो यही इक्वेशन बनेगा, राइट। तो 2.40 इंटू 1.03 डिवाइड बाई 60, 0.04120। भाई अब ऐसा मत कर देना तुम, ये जो आया ना 0.04120 प्लस 3% थोड़ी करोगे तुम, ये तो डेसिमल में है और ये परसेंट में है। या तो इसको तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करके ऐड कर, या तो ये 3% को भी तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो 0.03 एंड दोनों को ऐड करो, फिर बाद में इंटू करो 100 करके परसेंटेज में लाने के लिए। उससे अच्छा एक सिंपल तरीका है, ये पहले वाले पोर्शन को ना इंटू 100 कर देते हैं। तो 0.04120 इंटू 100, दिस इज व्हाट, 4.12% प्लस 3%, 7.12%। सी, दिस अगेन इक्विटी। Question number 8. An analyst observes the benchmark Indian Nifty 50 stock index trading at a forward price to earning ratio of 15. Forward P ratio, equity topic, equity valuation में आपको याद है फॉरवर्ड पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज याद करने का कोशिश कीजिए वेब कैंडिडेट्स। फॉरवर्ड पी रेशियो का फॉर्मूला होता है पे आउट रेशियो बाय आर ई माइनस जी। Forward, by the way, what do you mean by forward P? What do you mean by P ratio? P, price to earnings. Forward P ratio का मतलब सर नेक्स्ट ईयर का अर्निंग्स, तो P प्राइस ऑफ टुडे डिवाइड बाय अर्निंग्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू पे आउट रेशियो बाय आर ई माइनस जी। ये करते हैं। अब ये कैसे आया, क्या आया, वो थोड़ी अभी एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे यार, राइट। ये तो पूरा रिविजन और रिदम वाला सेट चल रहा है और आपको इतना देखते ही याद आ गया होगा, हाँ यार फॉरवर्ड पी रेशियो हम लोग पे आउट रेशियो बाय आर ई माइनस जी करते हैं, राइट। बाय द वे जो जो हमारा फॉर्मूला है D1 बाय आर ई माइनस जी, उससे जो निकलता है वो एक्चुअली शुड बी प्राइस होता है, हाँ, कि ये प्राइस होना चाहिए। फिर उस प्राइस को हम लोग मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं एंड कमेंट करते हैं ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। वैसे ही ये जो फॉरवर्ड पी रेशियो का फॉर्मूला है ना, पे आउट रेशियो बाय आर ई माइनस जी, दिस इज लाइक शुड बी पी रेशियो। क्या पी रेशियो होना चाहिए, ये है फॉर्मूला शुड बी का, शुड बी पी रेशियो। सेम जैसा आप IV0 इंट्रिंसिक वैल्यू और प्राइस को कंपेयर करते हो, वैसे ही आप शुड बी पी रेशियो और एक्चुअल पी रेशियो को कंपेयर करोगे एंड देन अपना कमेंट दोगे। तो क्या बोल रहा है ये, an analyst observes the benchmark Indian Nifty 50 stock index trading at a forward P ratio of 15। आप समझो ना, मार्केट प्राइस दे दिया है 15। The index expected dividend payout ratio for the next year is 50%। payout ratio दे दिया है। Index required rate of return is 7.5%। RE दे दिया है। Growth rate देखो, Nifty 50 dividends will grow at a constant rate of 4.5%। G दे दिया है। तो प्लीज शुड बी पी रेशियो निकालिए। मतलब मैं एक बार IV0 बोलता हूँ, हाँ ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रहा हूँ, दैट इज पे आउट रेशियो 0.5 डिवाइड बाय RE 7.5% माइनस 4.5%, तो इट इज लाइक 0.5 डिवाइड बाय 3%। तो सर 16.67 होना चाहिए था, बट अभी कितना चल रहा है 15। अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, होना चाहिए 16.67, अभी चल रहा है 15। क्या फीलिंग आ गया, अंडर वैल्यूड। तो क्या है आपका ओपिनियन, द एनालिस्ट शुड व्यू निफ्टी 50 एज अंडर प्राइस्ड। बी। क्वेश्चन नंबर 9, if you require an 8% return and must invest USD 5 lakh,
Which of the investment opportunities in exhibit 1 should you prefer? एक typical sum in the chapter known as capital investments in corporate issuer. याद है, दो प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट ए का एनपीवी निकालते हैं, प्रोजेक्ट बी का एनपीवी निकालते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन एनपीवी डिसाइड करते हैं कि यार कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए. वही करना है आपको. अपॉर्चुनिटी वन को प्रोजेक्ट वन समझो, इसका एनपीवी निकालो आप. अपॉर्चुनिटी टू को प्रोजेक्ट टू समझो, इसका एनपीवी निकालो आप. एंड देन देखो जिसका एनपीवी ज्यादा है वो वाले अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाएंगे. ऐसे तो करते थे. तो कैसे करते कैल्सी में? ये 500 चले जाएगा कैश फ्लो 0. दिस इज कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3. चलो एक में कर रहा हूं. 500 प्लस माइनस गया. कैश फ्लो 1 कितना? 195. कैश फ्लो 2 कितना? 195. कैश फ्लो 3 कितना? 195. उसके बाद एनपीवी में जाएंगे. क्या रेट से पुल करना है अपने को? 8%. एनपीवी इसका आ रहा है 2.5339. दूसरे वाले का एनपीवी निकालते. चलो वापस से कैश फ्लो मोड में जाओ. 0 तो सेम ही रहेगा 500. कैश फ्लो 1 चेंज हो जाएगा 225. कैश फ्लो 2 195. कैश फ्लो 3 160.008. एनपीवी में जाओ. 8% से पुल करना है. 2.5339 सेम ही आ गया. मतलब सर हम लोग अपॉर्चुनिटी 1 एंड अपॉर्चुनिटी 2 में इनडिफरेंट है. विच ऑप्शन? सी. दिस इज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. Italian 1-year government debt has an interest rate of 0.73%. Italian 2-year government debt has an interest rate of 1.29%. The break-even 1-year reinvestment rate 1 year from now is closest to. ये तो आपका फिक्स्ड इनकम का फॉरवर्ड रेट निकालने वाला सम हो गया. फिक्स्ड इनकम का याद है डायग्राम बनाते थे कि सर सेकेंड ईयर का रेट दिया रहता था, स्पॉट रेट. फर्स्ट ईयर का रेट दिया रहता था, एंड अपने को एक साल के बाद एक साल का रेट निकालने का निकालने बोलते थे. तो ये डायग्राम आपको याद होगा. ये S2 दे के रखा है. कितना? ये S2 है, दे के रखा है 1.29. S1 दे के रखा है कितना? 0.73. अपने को ये रेट पूछा है एक साल के बाद एक साल के लिए. तो कैसे करेंगे? सर ये पूरा 2 साल का है, इसमें से ये वाला पोर्शन अगर हम मैं कट कर दूंगा तो एक साल के बाद एक साल का रेट आ गया ना. वो याद आ रहा होगा. तो 1y इज इक्वल टू करते हैं अपन सर 2 into S2 माइनस 1 into S1 डिवाइड बाई 2 - 1. तो सर 2 into 1.29 माइनस 0.73 1.85%. C. Again this sum relates to fixed income. लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 11. द करंट एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट सुनते ही इकोनॉमिक्स का फीलिंग आ रहा है. करेंसी. ठीक है. तो करंट एक्सचेंज रेट बिटवीन यूरो एंड यूएस डॉलर इज USD/यूरो. ओके, इन लोग ऐसा लिखते हैं लेकिन अपना स्टाइल आपको पता है. आपको हमेशा स्पॉट लिखना है. स्पॉट. USD यूरो 1.025 देके रखा है. रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट फॉर 1 year आर 0.75% फॉर द यूरो. इंटरेस्ट रेट यूरो का देके रखा है 0.75%. इंटरेस्ट रेट डॉलर का भी देके रखा होगा एंड 3.25% फॉर यूएस डॉलर. ओके, द 1 year फॉरवर्ड रेट पूछा है. फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला बोलो, याद करो.
इक्वेशन होता था इंटरेस्ट रेट पैरिटी का, एफ बाई एस इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट फैक्टर डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट फैक्टर। मतलब ऐसा, एफ फॉरवर्ड रेट $/euro डिवाइड बाई स्पॉट $/euro is equal to 1 plus interest rate on dollar डिवाइड बाई 1 plus interest rate on euro। ऐसे करते थे, याद आ रहा है आपको? बस एक चीज याद रखना, इन लोग ना क्यूएम, मतलब ये चैप्टर जो क्यूएम में है प्लस फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स में भी हम करते हैं, राइट? तो इन लोग डेरिवेटिव्स में और क्यूएम में अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आर कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड। हाउएवर इकोनॉमिक्स टॉपिक में इन लोग ने नॉर्मल अजम्पशन लेके रखा है, मतलब जैसा कि 3.25% का फैक्टर इज 1.0325, नॉर्मल हो गया ना। बट इन डेरिवेटिव्स एंड दिस इन दिस टॉपिक दे हैव अज्यूम्ड दैट द इंटरेस्ट रेट्स आर कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड। तो होगा क्या, एफ अपने को ढूंढना है, फॉरवर्ड रेट, ओके, इज इक्वल टू स्पॉट रेट अपने को देके रखा है 1.025 इंटू इंटरेस्ट रेट ऑन डॉलर कितना है 3.25%। मन तो कर रहा है 1.0325 लिख देने का, बट दे आर अज्यूमिंग द इंटरेस्ट रेट आर कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड, तो मेरे को करना पड़ेगा e टू द पावर 3.25% डिवाइड बाय e टू द पावर 0.75%। अब जो फेब में एग्जाम दे रहा है उसको मैं उतना तो अज्यूम कर ही सकता हूं कि उसको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग रेट्स का फैक्टर कितना होगा, कैसे निकालेगा वो, राइट? मतलब उसको निकालना आता होगा ऑब्वियसली। फिर भी एक बार कैलसी में दिखा देता हूँ कि सर e टू द पावर 3.25% निकालते कैसे हैं। होप आपको कैलसी दिख रहा है। तो आई नीड e टू द पावर 3.25%, तो सबसे पहले 3.25% कर दो, डेसिमल में ले आओ, उसके बाद सेकेंड बटन दबाओगे, ln दबा दोगे, तो ये आ जाएगा फैक्टर आपका। फिर से 3.25% पहले प्रेस करो, डेसिमल में आ गया, सेकेंड ln 1.0330, राइट? तो इसको डाल दूंगा मैं स्टोरेज 1 में। उसके बाद था e टू द पावर 0.75%, कैसे करेंगे? 0.75% देन सेकेंड ln, तो ये आपका आ गया 1.0075। इसको डाल दूंगा स्टोरेज 2 में, राइट? अपने को क्या करना है बाय द वे, ओके, तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं फॉरवर्ड रेट दैट इज 1.025 इंटू जो मेरा e टू द पावर 3.25 का आया था फिगर, उसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इंटू 1.03303 डिवाइड बाई e टू द पावर 0.75 का परसेंट कितना आया था, 0.75% सेकेंड ln, ये आ रहा है आपका 1.00753। अब कर लो 1.03303 डिवाइड बाई 1.00753 इंटू 1.025, दिस इज कमिंग टू 1.05094, तो 1.051 कर रहा हूं, ऑप्शन ए। कुछ नहीं, फॉरवर्ड रेट पूछेगा तो स्पॉट इनटू फैक्टर बाय फैक्टर, राइट? पर ध्यान रखना डेरिवेटिव्स में कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, और क्यूएम में भी इन लोग ने अज्यूम करके रखा है कि इंटरेस्ट रेट्स आर कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड, इकोनॉमिक्स में नॉर्मल वाला फैक्टर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, a stock currently trades at USD 25. In 1 year, it will either increase in value to USD 35 or decrease to USD 15. An investor sells a call option. खत्म, डेरिवेटिव्स से रिलेटेड है। आपको अगर याद होगा डेरिवेटिव्स में जब हम लोग ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल सीखते हैं बाइनोमियल मॉडल में, तो तीन मेथड होता है। एक होता है रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच, एक होता है आपका डेल्टा
न्यूट्रल अप्रोच, एक होता है रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच, ठीक है। तो अभी उसने क्या पूछा है गॉड नोस, क्या ऑप्शन का प्राइस पूछा है कि वट एवर, पर तीनों मेथड आपको याद आना चाहिए। नहीं भी याद आ रहा तो प्लीज लेक्चर के बाद देख लेना, राइट, वो टॉपिक विजिट कर लेना। ऑप्शन वैल्यूएशन, रेप्लिकेटिंग अप्रोच, डेल्टा न्यूट्रल अप्रोच एंड रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच, जहां पे हम लोग ऐसा डायग्राम बनाते हैं कि सर स्टॉक का प्राइस आज कुछ है, जैसे कि यहाँ पे 25 है। दो चीज हो सकता है, इसलिए तो बाइनोमियल है। बाइनोमियल, या तो प्राइस हो सकता है 35, या तो प्राइस हो सकता है 15। अगर प्राइस 35 हुआ तो पे ऑफ कितना होगा, प्राइस 15 हुआ तो पे ऑफ कितना हो गया, ऐसा करते हैं, राइट। लेट्स रीड क्या बोला है। एन इन्वेस्टर सेल्स अ कॉल ऑप्शन ऑन स्टॉक ग्रांटिंग द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। समझा रहे हैं कॉल ऑप्शन का डेफिनेशन, सी कॉल बाई का डेफिनेशन क्या है, कॉल सेल करेगा तो डेफिनेशन क्या है। तो जो भी कॉल बाई करता है उसके लिए तो राइट टू बाई है, एंड जो भी कॉल सेल करता है उसके लिए ऑब्लिगेशन टू सेल है, ठीक है। बाई द स्टॉक एट यूएसडी 25, तो स्ट्राइक प्राइस स्पॉट भी 25 है और स्ट्राइक प्राइस डिनोटेड बाय एक्स भी कितना है 25। At the same time, the investor buys 0.5 units of stock. Okay. 0.5 units is known as delta, जिसको hedge ratio कहते हैं। सब सिलेबस में है बाय द वे, hedge ratio। hedge ratio कैसे निकलता है सर, चेंज इन ऑप्शन का पे ऑफ ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइन। hedge ratio बोलो या फिर आप डेल्टा बोलो, राइट। इसका दो मतलब है, एक कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन का प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन, इट इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा। और दूसरा इसका मतलब है कि सर एक ऑप्शन के बराबर कितना शेयर्स हैं, राइट। तो इसको निकालते कैसे हैं, ऊपर में आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन का पे ऑफ, नीचे में आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडरलाइन। तो आप ध्यान से देखना, अगर स्ट्राइक प्राइस 25 है और सपोज इन 1 ईयर्स टाइम अगर प्राइस 35 होगा, कॉल ऑप्शन है, तो कैन आई से पे ऑफ इज 10। कॉल ऑप्शन बायर है सपोज, तो पे ऑफ कितना है 10। और अगर प्राइस 15 हो गए तो लैप्स। अरे ऑब्वियसली 25 का स्ट्राइक प्राइस है, अगर स्पॉट मेच्योरिटी में, तो मेच्योरिटी में शेयर प्राइस अगर 25 से ऊपर गया तो एक्साइज करेंगे, और 25 से नीचे चलेगा तो क्या होगा, लैप्स। तो एक साल के बाद अगर 35 हो गया तो एक्साइज कर लेंगे, पे ऑफ कितना होगा 10 का। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पे ऑफ कितना, पे ऑफ 10, और यहाँ पे कितना पे ऑफ 0। होप याद आ रहा होगा डेरिवेटिव्स यार, क्योंकि सर एक साल के बाद 15 हो गया और एक्साइज प्राइस कितना था 25, 25 के नीचे चले गया तो लैप्स हो जाएगा। तो मैंने कहा हेज रेशियो कैसा निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पे ऑफ, तो 10 माइनस 0 डिवाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडरलाइन 35 माइनस 15, तो 10/20 दैट इज 0.5, ऐसे निकाला है 0.5 इसने। मैं बोल रहा हूँ ये 0.5 का दो मतलब है। इंटरप्रिटेशन वन कि सर एक कॉल के बराबर 0.5 शेयर्स है, एक कॉल इज इक्वल टू 0.5 शेयर्स। दूसरा कि सर अगर अंडरलाइन शेयर्स 1 रुपए से चेंज होता है तो ऑप्शन का प्राइस 0.5 रुपीज से चेंज होगा, ठीक है। ज्यादा करके लेवल वन में तो पहले वाला इज इंपॉर्टेंट कि सर वन ऑप्शन कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू 0.5 शेयर्स। तो इसमें किया क्या है इसने, सुनना, एक कॉल ऑप्शन को इसने सेल किया है और 0.5 शेयर्स को इसने बाई किया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज करेक्ट। तो इसने इसका पोर्टफोलियो में क्या क्या है बाय द वे, पोर्टफोलियो, एक सर कॉल ऑप्शन को सेल करके रखा है एंड 0.5 शेयर्स को बाई करके रखा है। प्लस मतलब बाय, माइनस मतलब सेल। एक साल के बाद प्राइस अगर 35 हो गया तो कहना इसे कॉल ऑप्शन बायर को 10 का फायदा होगा। अगर बायर को 10 का फायदा होगा तो कॉल ऑप्शन सेलर को कहना इसे 10 का घाटा होगा। तो अगर 35 चले गया तो सिंस इसने कॉल ऑप्शन को सेल किया है तो यहाँ पे सब -10 का घाटा। लेकिन सर इसने सिर्फ कॉल ऑप्शन सेल ही नहीं किया, 0.5 शेयर्स बाई भी किया था, तो वो 0.5 शेयर्स को भी बेचेगा एक साल के बाद कितने में, 35 में। तो इसको उसमें से मिलेगा कितना, 0.5 इंटू 35, तो ये आ गया आपका 7.5।
लेकिन सर अगर शेयर का प्राइस 15 हो गया तो कॉल ऑप्शन बायर को कुछ फायदा नहीं होगा, पे ऑफ 0 हो जाएगा। तो कॉल ऑप्शन सेलर को भी क्या 0 पे ऑफ, प्लस उसके पास सर शेयर्स भी है 0.5, वो बेचेगा 0.5 इंटू 15, कितना 7.5। तो सर एक साल के बाद ये जो बंदा है जिसने एक पोर्टफोलियो बनाया है ऑफ C माइनस एंड 0.5 S प्लस, इसका पे ऑफ फ्रॉम द पोर्टफोलियो इज व्हाट, सेम इन बोथ द सिनेरियोस। वही पूछा है इसमें, द पोर्टफोलियो हैज अ वैल्यू ऑफ 7.5 इन बोथ द सिनेरियोस। इसलिए मैंने ये वाला लर्निंग मॉड्यूल पकड़ा, जिससे कि एटलीस्ट फेब कैंडिडेट्स को एक पिकअप एंड रिदम मिल जाए तो स्टार्ट विद अ पॉजिटिव इंटेंट, एंड मे कैंडिडेट जिनका ये सारे टॉपिक्स हो गए वो देख सकते हैं। हाउएवर फ्रेश कैंडिडेट्स आर नॉट एडवाइज्ड, नॉट एट ऑल एडवाइज्ड, कुछ भी नहीं समझ में आए, ठीक है। मेरा ध्यान बार बार ये सब में जा रहा है, एक सेकेंड, जिसमें याद है अपना जरा सा डेसिमल से मैच नहीं हो रहा था आंसर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आया था 59.7, सॉरी हमारा कुछ आया था 59.62 समथिंग और इनका आ रहा है 59.71। तो एक बार मैं सॉल्यूशंस में जाके देख रहा हूँ कि ऐसा है क्या, वैसा ध्यान जा रहा है इसलिए कर रहा हूँ वैसा। ठीक है, तो अपना परफेक्ट किया हुआ है। इट इज जस्ट दैट डेसिमल के वजह से हम लोग का एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है। इन लोग ने पूरा डेसिमल ले लिया, मैंने दो डेसिमल में लिया, 59.62 आ रहा है विच इज क्लोजेस्ट टू 59.71। यू कैन टेक ऑप्शन सी, कोई टेंशन नहीं। देखो 65.80, ये वाला जो प्राइस है ना हमारा P3, उन लोग का 65.80 आया हुआ है, मेरा 65.71 आया है। रीजन बिंग हर जगह पे दो दो डेसिमल में कम कर रहा हूं तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक एक कैश फ्लो पकड़ते हैं, देखो हमारा कैश फ्लो 1 2.64, सेकंड वाला 2.9 एंड थर्ड वाला 3.19 प्लस 65.71। बट इन लोग ने डेसिमल्स बढ़ा के लिया हुआ है इसीलिए इशू आ रहा है। देखो 2.64 परफेक्ट, 2.90 दूसरा कैश फ्लो, 3.19 तीसरा कैश फ्लो। फिर सर यहाँ पे P3 भी तो ऐड करना पड़ेगा। P3 इज 3.19 इंटू 1.03 डिवाइड बाई RE माइनस जी। R कितना है 8%, RE 8% माइनस 3%। तो अगर आप ये करोगे 3.19 इंटू 1.03 डिवाइड बाई 5%, 65.71 आ रहा है, बट इनका 65.80 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो 0.19 इंटू 1.03, क्योंकि इन लोग ने यहाँ पे 3.29 ले लिया ये वाला, और मैंने 3.28 समथिंग ले लिया, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंसेस है, एज सच कोई बड़ा इशू नहीं। ओके, तो मैंने कोशिश किया जैसे ना जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर भी कुछ रहेगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, फील फ्री टू आस्क मी द डाउट्स, ठीक है ना। तो पॉजिटिविटी के साथ सब्जेक्ट्स को पिकअप कीजिए, फटाफट रिवाइज कीजिए। ऐसे सब क्वेश्चन सेट करने से कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, ठीक है। सो प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ना मत, जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। सो सी यू वेरी सून इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।